स्वागत है आपका आशीष की स्कूल यूट्यूब चैनल में। मैं आशीष राज पुरोहित। हम लैब असिस्टेंट एस्पिरेंट के लिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। मोटे मोटे से हमने इसके 3 भाग डिस्कस कर लिए हैं। आज इसका भाग नंबर 4 डिस्कस करेंगे। हालांकि पिछले भाग में मैंने आपको बोल ही दिया था कि जो साइज या आकार है उसको लगभग हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जो साइज से रिलेटिव शायद रह गया होगा, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चलो आ जाओ बोर्ड के ऊपर। मैंने यहाँ पे एक प्रश्न लिखा है कि कौन से युग्म का आकार लगभग समान है। यानी ये जो 3 पेयर दिए हुए, इन 3 पेयरों में कौन कौन से पेयर यानी युग्म है जिनका आकार यानी साइज जो अपने आप में इक्वल है। चलो आ जाओ अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आप ऑल ओवर देखो तो सेकंड वाला ऑप्शन पे आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो यदि आपने अभी तक सिर्फ मेरे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। हालांकि आपके पहले से कुछ कॉन्सेप्ट तैयार है तो बाकायदा आपको ये चीज़ें आ रही होगी, लेकिन मेरे आधार पे सर आपने कल लास्ट लेक्चर में बताया था कि फैकोनी इनकी साइज 3D सीरीज यानी डी ब्लॉक की जो 3D सीरीज है यानी अपने आप में चौथा आवर्त, हाँ या ना, 4th आवर्त के तत्व ये इनकी साइज लगभग इक्वल होती। ये तो कॉन्सेप्ट आपने बता दिया था। चलो ये वाला सही है। अब बाकी 2 ढूंढे अपन। पहले 2 तत्व वो अपने आप में एस ब्लॉक के एलिमेंट है। किस ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक है। चलो एस ब्लॉक में आते हलीना, तो यहाँ पे बेटा मांगे कार जो भी है, है ना। इसका मतलब लिथियम है वो एस ब्लॉक के फर्स्ट ए का एलिमेंट है, मैग्नीशियम एस ब्लॉक के सेकंड ए का एलिमेंट है। तो सर क्या इन दोनों का आकार इक्वल है या बराबर है? हाँ बराबर है। ये कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं। या आपने ये देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपने आप में विकर्ण संबंधी होते हैं या विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। कुछ पढ़े होंगे आप। विकर्ण संबंध का तात्पर्य ऐसा है कि इन 2 एलिमेंट के आपस में लगभग सभी कैरेक्टर एक जैसे होते हैं। एग्जांपल दूं, मोस्टली एस ब्लॉक के एलिमेंट अपने आप में किसी पी या अदर एलिमेंट से जुड़ के आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड। लेकिन लिथियम अपने आप में कोवेलेंट या सहसंयोजी कंपाउंड बनाता है। इस कारण मैग्नीशियम भी क्या बनाता है? कोवेलेंट या सहसंयोजी, यानी जो इसके कैरेक्टर वो इसके कैरेक्टर इक्वल है। इस कारण लिथियम व मैग्नीशियम की साइज भी क्या है? इक्वल या बराबर है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो पहले अपन को पता था, ये वाला आप जान लिया क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम आपस में विकर्ण संबंधी होते हैं और लगभग इनके कैरेक्टर एक जैसे क्यों होते हैं? उसका रीजन है आयनिक विभव या आयनिक पोटेंशियल यानी फाई। इसके कारण इन दोनों के जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। चलो ये भी ठीक है। अब लास्ट वाला ये देखते हैं। कोई मुझे बता सकता है जेड आर और HF यानी जर्कोनियम और हाफनियम ये किस ब्लॉक के एलिमेंट है, किस ब्लॉक के तत्व है? किस ब्लॉक के? वेरी गुड, डी ब्लॉक के। कौन से ब्लॉक के? डी के। चलो आते हैं अपन। देखो डी ब्लॉक में 3D सीरीज SCTIVCRMN, हाँ या ना, ये सुना आपने। अब SC के नीचे आओ, SCY ला और SC, हाँ या ना। TI के नीचे आओ, TI के नीचे ZR HF, यही होता है। या आगे मैं यहाँ चला जाऊं, शक्तिवान करे मना फैकोनिकुजन, यही था। या मैं इसके नीचे आ जाऊं, निकल PDPT, जिंक, सॉरी यहाँ पे आ जाता, कॉपर Ag और Au। थोड़ी बहुत ये चीजें आपको पता होगी। मैं सोच रहा हूँ कि आप 12th पास आउट हो तो ये चीजें थोड़ी बहुत पता होगी। अब यहाँ पे आ जाओ, मतलब पता का मतलब ये आपको लिखना आना चाहिए, ना आए तो भी आप सीख जाओ, बाकायदा ये चीजें काम आएगी आगे। और अब देखो थर्ड पेयर है, क्या जर्कोनियम और हाफनियम की साइज इक्वल है या नहीं है? वहां पे आते। देखो एक अपन डी ब्लॉक में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जिसे हम बोलते हैं लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन या इंग्लिश में बोलेगी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यही होगा शायद। मैंने तो इतना सुना नहीं, इसके भी यहाँ पे कह रहा हूं। देखो लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है? लैंथेनाइड संकुचन होता है कि
डी ब्लॉक में लेंथेनम के बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं जो 4D और 5D सीरीज के हो, ये 3D सीरीज है, 3D सीरीज मतलब चौथा आवर्त, 4D सीरीज मतलब पांचवा आवर्त, 5D सीरीज मतलब छठवां आवर्त, यानी लेंथेनम के बाद जितने भी एलिमेंट आएंगे डी ब्लॉक के और शायद कुछ हद तक पी ब्लॉक के, तो उनमें 4D सीरीज और 5D सीरीज यानी 4D सीरीज और 5D सीरीज जितने भी एलिमेंट आएंगे उनकी साइज इक्वल होगी, उनकी साइज इक्वल यानी बराबर होगी। रीजन क्या है? लेंथेनाइड संकुचन। क्या कारण है? लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है? डी व एफ इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, डी व एफ इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव यानी दुर्बल वीक शिल्डिंग इफेक्ट जो है वो अपने आप में लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। मोस्टली इतना कोई नहीं पूछेगा, आप इतना ध्यान रखो कि जर्कोनियम हाफियम की साइज इक्वल क्यों है, ZR और HF की साइज इक्वल क्यों है, या इसके पीछे जितने भी आए, चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल यहाँ तक आ गया, यानी PD और PT की साइज इक्वल क्यों है, या मैं यहाँ पे आ गया AG और AU की साइज इक्वल क्यों है, इसका रीजन है लेंथेनाइड संकुचन। क्या कारण है? लेंथेनाइड संकुचन। और भाई जी जितने भी नीट और जेई जैसे एग्जाम है उनमें ये तो अक्सर पूछा जाता है, भले 4-5 तारे लगा दो, ये अक्सर पूछा जाता है। तो इसका आंसर देखें तो क्या जाएगा? ऑल ऑफ द एबो, यानी उपरोक्त तीनों सत्य है। तीनों सत्य का मतलब लिथियम मैग्नीशियम की साइज इक्वल है, FeCu की साइज इक्वल है और ZrHF। भाई जी ये ध्यान रखना। और यहाँ पे आपके एग्जाम में ऑप्शन क्या दिया जाता है पता है? पहला ऑप्शन दिया जाता है ZnHF और सेकंड दिया जाता है ZrHF। और बच्चे सीधा एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर होता है तो सीधा यही टिक करके आते कि हाँ ये तो सुना था हमने, ये जर्कोनियम में, मतलब जिंक उनको जर्कोनियम लगने लगता है, और ये गलत करके आते और बाहर आके देखते तो आंसर ये था, हमने उल्टा कर दिया। ये ध्यान रखना। ऑल ओवर ये लास्ट कॉन्सेप्ट था, मुझे लगा कि बताना चाहिए। अब मैं गारंटेड कह रहा हूं, यदि आपने ऑल ओवर मेरी क्लास से ली और थोड़ी बहुत साइंस से रिलेटेड यदि आपने 25-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं यदि एक क्वेश्चन आया तो आप गलत नहीं करोगे, और जो मैंने पढ़ा है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब एक ये टेबल है ऑल ओवर, ये भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रख लो, ये भी ध्यान रख लो और लिख लो आप। मतलब यदि आपको पूछा जाए स्मॉलेस्ट साइज पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा कौन है, तब हाइड्रोजन। लार्जेस्ट साइज सीजियम। वैसे आप कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो भाई, क्यों है क्यों नहीं, इसका भी कारण है। देखो मोस्टली अपने पीरियोडिक टेबल कैसे बनाते, चलो उनका रीजन भी बता देता हूं मैं आपको। हालांकि थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट लगाओगे तो चीजें आपको बाकायदा समझ में आ जाएगी। अब देखो मोस्टली आप ये ध्यान रखो कि आपको डायरेक्टली यदि पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट साइज किसकी है, जब तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन की। लार्जेस्ट साइज किसकी है, सीजियम की। स्मॉलेस्ट कैटायन, कैटायन का मतलब धनायन कौन सा है, H+। लार्जेस्ट कैटायन कौन सा होता है, CS+। लार्जेस्ट एनायन, एनायन का मतलब नेगेटिव कौन सा, I-। और स्मॉलेस्ट एनायन कौन सा है, F-। थोड़ा बहुत ध्यान रखना। रीजन सिंपली देखो, आप थोड़े बहुत फंडे खुद अप्लाई कर सकते हो। यदि मैं पीरियोडिक टेबल बनाऊं, कैसे बनानी है सर, ऐसे बनाएंगे, आपने सीखा है ना। अब देखो मोस्टली फंडे क्या, यहां से यहां जाते हैं, यहां से यहां जाते हैं तो साइज सर घटती है, यही तो सीखा था आपने। रीजन Z इफेक्ट बढ़ता है। अप टू डाउन जाते, अप टू डाउन जाते तो साइज इंक्रीज होती है यानी बढ़ती है। रीजन नंबर ऑफ सेल या कोषों की संख्या बढ़ती है, आया ना। अब देखो मैं इस कॉर्नर से इधर जा रहा हूं तो आकार घट रहा है, मैं इस कॉर्नर से नीचे की ओर जा रहा हूं आकार बढ़ रहा है। इसका मतलब जो सबसे लंबा चौड़ा या बड़े बड़े आकार वाले एलिमेंट होंगे वो यहां होंगे, हाँ या ना भाई, सीधी बात है। मैं यहां से नीचे जा रहा हूं, मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं, इसका मतलब साइज बढ़ रही है, इसका मतलब ये नीचे वाले होंगे, ये सबसे बड़े होंगे। हालांकि देखिए देखो इसकी तुलना इससे करें, यहाँ वाले तत्वों की तुलना इससे करें तो इसकी तुलना में ये बड़े होंगे, लेकिन इनकी तुलना इनसे कर दिए होंगे, क्योंकि सर देखो नीचे की ओर जा रही साइज बढ़ रही, और नीचे कौन होता है, सीजियम तो होता है। ली ना की रबड़ी सस्ती और फ्री। FR नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, तो इतना नहीं ध्यान रखना, वो तो टूटते रहते। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है टूटना बनना, नाभिक की 6 विखंडन बढ़ा होगा ना आपने, तो सबसे बड़ा कौन है, ये है। सबसे छोटा कौन है, हाइड्रोजन। भाई जी यहाँ ऊपर आता है।
सेकेंडली कैटायन और एनायन, सॉरी कैटायन में बोला जाए तो भी कॉन्सेप्ट ये लगेगा। और लार्जेस्ट एनायन, अब तुम सोच रहे हो सर यहाँ वाला बड़ा क्यों नहीं है एनायन में, सिंपली बात है एस ब्लॉक के एलिमेंट धातु है, धातु कभी इलेक्ट्रॉन लेने का काम नहीं करते, धातु का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, देगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव मोस्टली एस ब्लॉक के एलिमेंट है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो धातु है, मेटल है, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करना, देना, तो देगी तो पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ वाले जो एलिमेंट है कौन से, खास करके 17वें वर्ग यानी 17 जो ग्रुप होता है उसके एलिमेंट होते हैं या उससे पहले वाले होते हैं वो एनायन बनाते हैं, या पी ब्लॉक के एलिमेंट है वो एनायन बनाते हैं। एनायन कौन बनाते हैं? अधातुएं। धातु का काम होता है कैटायन बनाना। कैटायन क्यों बनाती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, अधातुएं इलेक्ट्रॉन लेती है, इसका एनायन बनाती है। और इधर भी देखिए, यदि मैं इस 17वें वर्ग की बात करूं, फिर कल बार आई, हाँ या ना, यही इसमें भी सिंपली देखो, मैं लार्जेस्ट, चलो इसने भी एनायन बनाया, इसने भी बनाया, इसने भी बनाया, इसने भी बनाया, अब इनकी मैं कंपेयर करूं, तुलना करूं, तो आप सिंपली देख सकते हो सर देखो ऊपर से नीचे जा रहे, ऊपर से नीचे जा रहे, तो साइज बढ़ेगी, तो इसका मतलब बड़ा ये होगा, छोटा ये होगा। इसका लार्जेस्ट एनायन कौन सा है? I माइनस, और स्मॉलेस्ट कौन सा है? F माइनस। ये था आपका साइज वाला फंडा। ऑल ओवर जो हमने ऑल ओवर अपने इकाई नंबर फर्स्ट में सब यूनिट नंबर जो 9वीं थी, जिसमें हम 4 चीजें पढ़ेंगे, साइज, IE, EA और EN, इसमें से पहला जो साइज है वो आज कंप्लीट हो गया। और मैं बाकायदा कह रहा हूँ जो चीजें आप सही ढंग से तैयार करोगे इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। हम कम पढ़ेंगे, काम बढ़ेंगे। ये क्लास है उन बच्चों के लिए यूजफुल रहेगी जो अपने आप में एक पर्टिकुलर फास्टेड रिवीजन करना चाह रहे, या कुछ ऐसे जो अभी इस रेस में भगे कि हाँ यार हमें तो इतना पता ही नहीं क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, उनके लिए बाकायदा काम की क्लास है। ये था साइज। अब अपन सेकंड नंबर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आयनन ऊर्जा, या IE या IP। आयनन ऊर्जा बोलो या आयनन विभव बोलो। चलो अपन समझते हैं सेकेंड पॉइंट जिसका नाम है आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं IE या IP से, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन क्या है? परिभाषा इसकी है, उदासीन विलगित गैसीय परमाणु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम आवश्यक ऊर्जा लगाते हैं वो क्या है? आयनन ऊर्जा। वो कैसे? चलो अपने एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मेरे पास है सोडियम, क्या है? सोडियम। मैं इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। जैसे ही मैंने इससे इलेक्ट्रॉन निकाला, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। किसी भी स्पीसीज से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता? प्लस। कोई भी स्पीसीज यदि इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, यदि इलेक्ट्रॉन को गेन करती है यानी लेती है तो नेगेटिव, हाँ या ना? इतना तो पता है। अब देखो इसके थ्रू इस डेफिनेशन को समझते हैं। परिभाषा क्या बोली? उदासीन यानी न्यूट्रल, विलगित यानी आइसोलेटेड यानी अकेला बैठा मजे से, गैसीय यानी गैस अवस्था, परमाणु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। देखो उदासीन, सर उदासीन है सोडियम, इस अवस्था में उदासीन है, हाँ या ना? उदासीन, चलो न्यूट्रल है। विलगित यानी अकेला मजे से बैठा है, कोई साथ में नहीं, विलगित भी है। गैसीय परमाणु यानी जिससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो किस अवस्था में होना चाहिए? गैस अवस्था, ना सॉलिड होना चाहिए ना लिक्विड होना चाहिए। चलो बढ़िया है। उदासीन विलगित गैसीय परमाणु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, सर बाह्यतम कैसे? वो समझा दो। चलो आ जाओ समझते। मैं यदि सोडियम की बात करूं, पीरियोडिक टेबल में सोडियम आता है 11 नंबर पे, हाँ या ना? यही होता है, या तो होगा, 30 तक तो याद करने। चलो 11 नंबर पे सोडियम आता है। मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं इसका तो कैसे लिखूंगा? 1s2 2s2 2p6 3s1, हाँ है ना? अब यही लिख सा 1sb 2sb 2p6 3s1 ऐसे लिखेंगे। चलो बढ़िया, वेरी गुड। उदासीन विलगित गैसीय परमाणु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, सर बाह्यतम कैसा? बाह्यतम मतलब जो नाभिक से बाहर हो। ऑल ओवर देखो मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है इसको अपन। हालांकि ये चीजें होती कैसे ऐसी होती, अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो बड़े बड़े डायग्राम है उनको एक सिंपली किया जाए। ये नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी तीसरी, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन, इसमें इतने, इतना लंबा चौड़ा कौन लिखे, इसलिए इतना सिंपली लिख लिया। देखो बाह्यतम का मतलब जो नाभिक से दूर है। देखो ये वाला एक ये चीज देख रहे हो आप, एक ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये तीसरा कोष है, थर्ड सेल है, ये सेकंड सेल है, ये फर्स्ट सेल है, ये भी सेकंड है ऑल ओवर। देखो
अब परिभाषा बोल रही है कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन यानी बाहर वाले कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसको निकालने के लिए ऊर्जा। यदि मैं एनर्जी इसके ऊपर डालूंगा तो सबसे पहले मैं इसको निकालूंगा, ऐसा नहीं कि 1s वाला निकलेगा। क्यों निकल रहा है, देखो ये नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी। यदि मैं बाहर से एनर्जी दूंगा, बाहर से यदि मैं किसी को निकाल, ऑल डायग्राम देखें तो पहली में 2, दूसरी में कितने 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया ना, और लास्ट में कितना 1 है। कंफ्यूज नहीं होना सर ये कैसे, देखो मैंने 1 क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि 3s1 यानी तीसरे कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। तो सर यहाँ 8 कैसे लिखी, 8 6 p वाले 2 s वाले, तभी मैंने 8 लिखे। फिर 2 क्यों लिखे, क्योंकि 1s2, इतना तो पता है आपको। चलो अब मैं यदि इस स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, मैं ऐसे मान लूँ यहाँ पे राजा बैठा है, ये इसके 2 सैनिक है, फिर ये 8 सैनिक है, फिर 1 सैनिक। अब मैं मारना चाहूंगा तो सबसे पहले मैं सीधा ऐसा है नहीं राजा के ऊपर अटैक करूंगा या इस सैनिक के ऊपर, फिर इस 8 के ऊपर। सबसे पहले जो बाहर होगा, जो सबसे नजदीक होगा उसी को तो मैं मारूंगा, है ना। इसका मतलब जो मैं इलेक्ट्रॉन निकाला हूँ बाहर वाला निकाला हूँ, ये राजा का महल, ये उसके बाहर वाला, फिर बाहर वाला, ये बाहर वाला, यानी बाह्यतम तो ये हुआ सबसे बाहर। इसको निकालने के लिए जो मैं एनर्जी लगाऊंगा वो क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा। अरे समझ में आया, है ना। उसको निकालने के लिए, बाहर वाले को निकालने के लिए जो मैं एनर्जी लगाऊंगा वो कहलाएगी आयनन ऊर्जा। सपोज मैंने इससे ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इससे ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो निकाल दिया तो Na+ बना। Na+ मतलब अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6। कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 10 इलेक्ट्रॉन है। पहले 11 थे, एक आपने निकाल दिया, अब कितने रह गए, 10। आया समझ में, ये कहलाता है आयनन ऊर्जा। अब देखो सेकेंडली चीज एक और है, आयनन ऊर्जा में हम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा दे रहे हैं, ऊर्जा अपन दे रहे हैं, है ना। और किसी भी प्रोसेस में ऊर्जा देना ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। मैं किसी से ऊर्जा निकाल रहा हूं तो ऊष्मा दे रहा हूं, उसको एनर्जी दे रहा हूं, इसका मतलब आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा या मैं ऐसे बोल दूं आवश्यक ऊर्जा निकालने के लिए, पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, यानी मैं ऊर्जा दे रहा हूं, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा होगा, ऊष्माशोषी, है ना। एंडोथर्मिक भाई, ऊष्माशोषी का मतलब आप एनर्जी दे के निकाल रहे हो, क्षेपी का मतलब अपने आप उससे निकल रही, एक अपन का देना, एक अपने आप उससे रिलीज होना, यानी अपन दे रहे निकालने के लिए, तो ये प्रोसेस क्या है, ऊष्माशोषी। एक ये चीज। सेकेंडली चीज, एक दो और पॉइंट लिख लो। हालांकि मैं पूरा ये वर्णन या पूरी ये चीजें मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू समझाऊंगा। मैं आज वाले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, लेकिन मुझे जहाँ संभव लगे तो थोड़ी बहुत परिभाषा भी मैं बता दूं। तो ये प्रोसेस कैसा, ऊष्माशोषी। सेकेंडली पॉइंट अपना एक और लिखते, चलो लिखो आप, लिखो क्रमागत यानी लगातार आयनन ऊर्जा, क्रमागत आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। ये सेकंड पॉइंट। ये सर क्या है, मैंने यहाँ पे लिखाया कि क्रमागत यानी लगातार आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। वो सर कैसे, चलो समझते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक एलिमेंट है M जो गैसीय अवस्था में है, मैंने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बढ़ेगा, M+, है ना। फिर मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ M, ये गैसीय अवस्था में, एक और निकालूंगा, पहले एक निकाला अब एक और निकाल दो, M+2। अब एक और निकाल रहा हूँ, एक और निकाल रहा हूँ तो M सर गैसीय अवस्था में, एक और निकाल रहे तो ये हो जाएगा M+3, है ना। अब मैंने लाइन क्या लिखा, ये क्रमागत, यानी देखो ये लाइनें भले टिन्नी सी लग रही, यही आपके कॉन्सेप्ट आगे काम आएंगे जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब आप समझ लेंगे पूरी कैसे। क्रमागत आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। आयनन ऊर्जा क्रमागत मतलब लगातार, जैसे आयनन ऊर्जा और आती जाएगी तो उनका मान बढ़ता जाएगा। वो सर कैसे, देखो मैंने इस उदासीन विलगित से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके लिए जो आयनन ऊर्जा होगी तो वो Ie1 है। तो आयनन ऊर्जा भाई निकाल रहा हूँ, आयनन ऊर्जा यूज हो रही, या मैं इसको निकालने के लिए ऊर्जा दे रहा हूँ, तो अपने आप में ये प्रोसेस क्या आयनन ऊर्जा तो है, तो इसके लिए Ie1। फिर मैं इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो इसके लिए जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, Ie2। हालांकि ऐसा तो है नहीं कि हर किसी से अलग अलग इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अलग अलग ऊर्जा, या हर किसी एलिमेंट से
अलग अलग इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऐसा तो है नहीं कि एक ही प्रकार की आयनन ऊर्जा चाहिए, किसी में ज़्यादा देनी पड़ेगी, किसी में कम देनी पड़ेगी। ज़्यादा किस में देनी पड़ेगी? जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने आप में पूर्ण रूप से स्थायी है, अर्धपूरित है या पूर्ण पूरित है, हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, तो उनके लिए ज़्यादा देनी पड़ेगी। जिनमें पूर्ण पूरित नहीं उनके लिए कम देनी पड़ेगी। ऑल ओवर देखें तो मैंने इससे इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके लिए जो ऊर्जा थी वो I1 थी। फिर M+ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, M+2 बना, उसके लिए जो ऊर्जा थी वो I2 थी। फिर इससे मैंने एक और निकाला, उसके लिए जो ऊर्जा थी वो I3 थी। क्या थी? I3 थी। और मैंने लाइन क्या लिखवाई? क्रमागत आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, यानी पहली से जो दूसरी होगी उसका मान ज़्यादा होगा, दूसरी से जो तीसरी होगी उसका मान ज़्यादा होगा। या मैं कह सकता हूँ कि इसमें IE1 से ज़्यादा है IE2 और IE2 से ज़्यादा है I3। ये भाई जी ये क्वेश्चन आई है, नीट जैसे एग्जाम में पूछे गए ये I3। तो ये वाला आपको प्रोसेस थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ये पूछे गए क्वेश्चन भाई जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाए, चलो ऐसा आ जाए इसमें I1 I2 I3 इनकी तुलना करो, सबसे ज़्यादा मान किसका, कम किसका, तब तुम बोलोगे सर I3 ज़्यादा है और I1 सबसे कम है। क्रमागत आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। आया समझ में? अब आप में से कुछ सोच रहे सर ये बढ़ता क्यों है, वो भी कॉन्सेप्ट बता दो। चलो हालांकि पूछेगा कोई नहीं क्यों बढ़ता है, फिर भी मैं बता देता हूँ, आपके मन में कोई शंका न रहे। चलो ये मिटा दूँ मैं, चलो लिख लो आप ये, फिर मैं रीज़न भी बता देता हूँ बिना कारण। वैसे केमिस्ट्री अपवादों के ऊपर चल रही, लेकिन हर चीज़ के कारण है, ये लिख लो आप। चलो अब बोर्ड के ऊपर आओ, मैं समझा देता हूँ भाई क्रमागत आयनन ऊर्जा क्यों बढ़ी सर, I1 से I2 ज़्यादा क्यों है या I2 से I3 ज़्यादा क्यों है, ये मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सिंपली मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ A था, A से इलेक्ट्रॉन निकाला, A+ गैसीय अवस्था में होगा। हाँ देखो डेफिनेशन पकड़नी, यहाँ से फंस जाते, चलो वहाँ पे आपके क्वेश्चन में G की जगह S सॉलिड दिया जाए तो भी गड़बड़ होगी। फिर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, है ना। इसका मतलब जब मैंने पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाला उसके लिए जो ऊर्जा थी वो आयनन ऊर्जा फर्स्ट थी, फिर मैंने निकाला उसके लिए ऊर्जा थी वो थी आयनन ऊर्जा सेकंड। अब मैं तुलनात्मक बात करूं तो मैं कहूँगा सर, या आप कहोगे सर I1 से I2 ज़्यादा है ना। क्यों ज़्यादा? क्योंकि आपने अभी लिखा है वो हमने दिमाग में ठूस लिया। अब रीज़न क्या है वो बताओ। देखो मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने इससे इलेक्ट्रॉन निकाला तो मैंने जो ऊर्जा दी वो अपने आप में थी I1 और जिसका मान था मैं कह रहा हूँ 50 जूल कह रहा हूँ। कितनी थी? 50 जूल। लेकिन जब मैंने सेकेंड बार इस A+ से इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके लिए ऊर्जा का मान बढ़ा, I2 बढ़ा। वो कितना हो गया? चलो 50 से 60 या 70 80 जूल हो गया। कितना? 80 जूल। यानी जब मैंने पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाला तब 50 जूल एनर्जी देनी पड़ी, लेकिन सेकंड बार निकाला तो 30 जूल ज़्यादा देनी पड़ी। टोटली तभी तो 80 जूल हुई, 30 जूल ज़्यादा देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी? अब देखो मैं निकाल के आ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ। पहले जब निकाला तब वो A अपने आप में उदासीन था, न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जब मैं दूसरी बार निकालने गया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज था। कैसा चार्ज था? प्लस। और भाई जी प्लस और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता माइनस। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। क्या करते हैं? आकर्षित। हाँ या ना। वैसे हर कोई अपोजिट के प्रति अट्रैक्ट होता है। जैसे हम इस चीज़ को एक डेली लाइफ में ले या अपन इस केमिस्ट्री या फिजिक्स में ले, प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, माइनस माइनस प्रतिकर्षित यानी रिपल्स करते हैं, और प्लस माइनस या माइनस प्लस आकर्षित या अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो पहली बार मैंने निकाला तो निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, जब मैं दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए गया तब यहाँ पे प्लस साहब बोले थे। वो बोले भाई जी कैसे निकालोगे तुम इलेक्ट्रॉन, कैसे निकाल दोगे? मैं प्लस हूँ, इलेक्ट्रॉन मुझे बहुत प्यारा है, क्यों वो माइनस है, मैं तो उसको पकड़ के रखूंगा, जाने नहीं दूंगा। अब मैं आया, मैं यही सोच के आया, पहली बार मैंने निकाला था तब 50 जूल ऊर्जा ली थी, इस बार भी 50 ही दूंगा, इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाएगा। जैसे ही मैं निकालने गया अब प्लस साहब ऐसे खड़े, भाई जी ऐसे कौन निकालने देगा, मैं प्लस हूँ वो माइनस है, जाने नहीं दूंगा। उसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया। अरे यार मैं 50 जूल दे रहा हूँ, ऊर्जा निकल ही नहीं रही, क्या हुआ? फिर मेरे भंडे में साले ये निकालने नहीं देगा। फिर मैंने और एनर्जी बढ़ाई, 60 जूल बढ़ाई, 70 जूल बढ़ाई, 80 जूल बढ़ाई। जैसे ही 80 जूल के पास आया तो वो बेचारा प्लस कांपने लग गया, हाथ पैर उसके कांपने लगे, वो नीचे गिर गया। और जैसे वो नीचे गिर गया उसको पकड़ के बैठा था, वैसे मैं उस इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर ले आया।
हाँ या ना, रीजन समझ में आया, सीधी बात है। रीजन यही है, फंडा है कि सर देखो प्लस था, उसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा था, बोला भाई जी नहीं जाने दूंगा, तब आपने ज्यादा ऊर्जा दी। जब आगे और I3 आएगी तो वहां पे +2 होंगे, वो तो और ज्यादा पकड़ के बैठे। अभी तो पहली बार तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे पकड़ के बैठा, फिर +2 मतलब एक तो टांगे पकड़ के बैठा, एक सर पकड़ के बैठा, भाई जी नहीं जाने देंगे। इसका मतलब आयनन ऊर्जा और बढ़ेगी। सिंपली बात, ऊर्जा क्या, हम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं वो आयनन ऊर्जा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो वेरी गुड। थोड़ा बहुत ये चीज़ें और ध्यान दो ये। चलो एक और पॉइंट लिखते हैं। मैं आशा कर रहा हूँ चीज़ें समझ में आ रही। मैं कोई चीज़ ऐसी बंक नहीं करूँगा जिसका रीज़न आपको पता ना हो। और मैं बाकायदा कह रहा हूँ अधिकांश चीज़ें आप शायद हद तक पहली बार सुन रहे हो यहाँ। चलो जिसने भी पढ़ाया होगा बढ़िया पढ़ाया, मैं क्यों बोलूँ भाई जो आपकी चलो आ जाओ। अब एक और पॉइंट लिख लो, एक और पॉइंट लिख लो, तारा लगा दो, तारा लगा। आयनन ऊर्जा, मैं आयनन ऊर्जा की आई लिखूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा। आयनन ऊर्जा स्थायी विन्यास पर निर्भर करती है, स्थायी विन्यास पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। और ये तारा लगा दो और यहीं से क्वेश्चन बनता है, ये तारा लगा दो। आयनन ऊर्जा स्थायी विन्यास, यानी जो आयनन एनर्जी होती है वो अपने आप में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके ऊपर। हालांकि मुझे इतनी इंग्लिश आती नहीं भाई जी, कोशिश कर रहा हूँ। स्थायी विन्यास के ऊपर निर्भर करती है वो। सर कैसे? चलो आते, देखो सिंपली बात है, S P D और F, S P D और F। अब मैं इनकी बात करूँ बेसिकली, देखो S में मैं अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ सर? 2, P में 6, D में 10, F में 14। पता तो है, ये S, ये P, ये D और S में ऐसे बॉक्स कितने हो जाएंगे? 7 होंगे, तभी 14 भर सकता हूँ। यानी स्थायी विन्यास का मतलब ये है कि एक तो मैं नॉर्मल, एक तो यदि मैं P का एग्जांपल दूं, मैं P का यदि एग्जांपल दूं, P में टोटली में अधिकांश कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ? 6, हाँ या ना? यानी P के अंदर एक स्थिति ऐसी है जहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है और एक ऐसी स्थिति है जहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों में मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी फर्स्ट वाले में, क्योंकि ये अपने आप में स्थायी विन्यास है। सेकंड वाला स्थायी नहीं है। जब 6 होते तो स्थायी होता। स्थायी कौन होते? या तो वो पूर्ण पूरित हो, यानी पूरा पूरा भरा हुआ हो, या वो अर्धपूरित हो, या वो अर्धपूरित हो। जो पूर्ण पूरित वो अर्धपूरित होते हैं वो अपने आप में स्थायी होते हैं। एस के लिए ये चीज का लागू नहीं है। ऐसा नहीं सर एस में अधिकतम 2 भर सकते, जब 1 होगा वो स्थायी होगा ना। एस के लिए 2 है कंडीशन, बाकी के लिए, बाकी पी और डी में यदि 6 इलेक्ट्रॉन है तो स्थायी है, यदि 3 है तो भी स्थायी है। डी में यदि 10 है तो स्थायी है और 5 है तो भी स्थायी है। एफ में यदि 14 है तो स्थायी है और 7 है तब स्थायी है। हाँ, इसकी जगह 4 हो जाए या 3 हो जाए तो वो स्थायी नहीं होगा। इसका मतलब आयनन ऊर्जा स्थायी विन्यास पर निर्भर करती है। और ये फंडा मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू समझा दूंगा। यहाँ तक चीजें समझ में आई, हाँ या ना? ये 3 मोस्टली चीजें ध्यान रखनी, एक डेफिनेशन और क्रमागत आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है या कंटिन्यू आई का मान बढ़ता है, और लास्ट वाला ये फंडा इंपोर्टेंट है। पूरी क्वेश्चन इसी के ऊपर करेंगे कि जो स्थायी विन्यास होता है उसके ऊपर आयनन ऊर्जा निर्भर करती है। जिसका जितना ज्यादा स्थायी विन्यास होगा उसकी आयनन ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। अरे समझ में आया? चलो वेरी गुड। अब अपन करते हैं AIPMT या नीट या JEE या ट्रिपल जो था उससे रिलेटिव क्वेश्चन। चलो अपन प्रश्न सोल्व करें। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किसका प्रथम आयनन ऊर्जा अधिकतम है? ये प्रश्न RPMT 2004 में पूछा गया। यानी ये पूछ रहा है कि IE फर्स्ट मैक्सिमम किस में है, इन चारों एलिमेंट में सबसे ज्यादा किसकी। यदि आपको अलग अलग तत्व दिए जाए प्रश्न में तो आप सबसे पहले उन अलग अलग तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, हमेशा ये लिखना। यदि ग्रुपिंग वाले दिए जाए तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं देखना। यदि एक ही ऑप्शन में 3-4 तत्व दिए जाए, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, तब आप करोगे साइज या आकार के अनुसार। लेकिन एक एक तत्व दिया जाए तो आप प्रश्न को सोल्व करोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार। वो कैसे? चलो यहाँ पे आओ। देखो ए ऑप्शन में है हमारे पास हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 नंबर आता है 1s1। बी में है हमारे पास लिथियम, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो 1s2 2s1 आया ना।
तीसरा है सी में है बोरोन। बोरोन कितने नंबर पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन सर 5 नंबर पे 1s2 2s2 2p1। फिर है डी नंबर है हीलियम। हीलियम कितने नंबर सर? 2 नंबर पे आता है 1s2। ऐसे लिखेंगे। मोस्टली आपको ज़्यादा नहीं 15-20 तक वालों का थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। उसके भी आप इतना नहीं कि आपको 101 नंबर का तत्व दे दिया फिर आप लिख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नहीं पूछा जाएगा। सिंपली 10-15 तक ही पूछा जाता। अब देखो, अब अपन इसके आधार पे सोल्व कर रहे हैं कि प्रथम आयनन ऊर्जा अधिकतम किसकी होगी। प्रथम आयनन ऊर्जा मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जिसमें अपन ज्यादा ऊर्जा देंगे उसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी। अब देखो इसमें बात करें 1s1, मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया और निकल गया। यहां पर है 2s1, बाह्यतम कोश से निकाले एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया। यहाँ पे 2p1, एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया। और यहाँ पर है 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन है। और s में अपन अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और 2 जैसे ही भरा तो ये s क्या हो गया? पूर्ण पूरित। क्या हो गया? पूर्ण पूरित। और पूर्ण पूरित कक्षक अपने आप में स्थायी होता है। स्थायी का मतलब वो इलेक्ट्रॉन निकलने नहीं देगा। 1s2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन ये आपस में ये निकलने नहीं देगा। तो सर कैसे निकालेंगे? हम ज्यादा ऊर्जा देंगे। ज्यादा ऊर्जा देंगे तो ऊर्जा का मान बढ़ ही जाएगा। तो सर इसमें क्यों नहीं? 1s1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन मजे से निकल गया। इसमें 2s1 एक है, निकल गया। सर 2p1 में 2p1p की बात करें तो 1 2 एक इलेक्ट्रॉन भरा। हालांकि ऐसा होता ना, यहाँ तो इसमें 3 होते तो अर्धपूरित है वो स्थायी हो जाता, यहाँ इसमें 6 होते तो वो पूर्ण पूरित स्थायी हो जाता। लेकिन इस समय यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है सर? इस समय एक इलेक्ट्रॉन तो मजे से निकल जाएगा। लेकिन जो पूर्ण पूरित हो या अर्धपूरित कक्षक हो वो अपने आप में स्थायी होते हैं। पूर्ण पूरित का मतलब यदि 6 है P में तो स्थायी, अर्धपूरित मतलब आधे 3। तो सर S में क्यों नहीं? S में हम अधिकतम 2 भर सकते हैं। और एक वाली सर स्थिति भी अर्धपूरित है, लेकिन S में ये चीजें काम नहीं देती। अर्धपूरित वाला कॉन्सेप्ट बैठता है D, P और F में, S में नहीं बैठता। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा ये वाला। आया समझ में? मोस्टली ये ध्यान रखना, अलग अलग तत्व दिए जाए तो आप सोल्व करोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे। यदि एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिया जाए, मतलब एक ऑप्शन में 4-4 5-5 तत्व दिए जाए, तब आप करोगे साइज के अनुसार। और ये कॉन्सेप्ट आप लिख लो, तारा लगा के लिख लो, तारा लगा के लिखो कि आयनन ऊर्जा IE या IP, आयनन ऊर्जा आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। या मैं कह सकता हूं आयनन ऊर्जा Z इफेक्ट के समानुपाती होती है ना, क्योंकि Z इफेक्ट और साइज एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। ये कॉन्सेप्ट माइंड में बिठा दो, इससे रिलेटिव हम क्वेश्चन करेंगे और मोस्टली यही पूछा जाता है। ध्यान रखना, आयनन ऊर्जा आकार के व्युत्क्रमानुपाती। अब अपन ने जो क्वेश्चन आकार से, साइज से रिलेटेड किए थे, अपन क्या लिखते? साइज का घटता हुआ क्रम लिखो तो अपन लिखते थे A की साइज, B फिर C। इसका मतलब जो आयनन ऊर्जा है वो साइज के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। मैं कह रहा हूं इसकी साइज यदि ज्यादा है तो इसकी आयनन ऊर्जा कम है। तो आयनन ऊर्जा का यदि सीक्वेंस पूछा जाए तो अपन ऐसे लिखेंगे, C की सबसे ज्यादा, फिर B की, फिर A की। यानी साइज से रिलेटिव अपन आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट आप लिख लो, आयनन ऊर्जा साइज के व्युत्क्रमानुपाती लेकिन Z इफेक्ट के समानुपाती होती है। ये पहला क्वेश्चन था। बाकी कल वाली क्लास में अपन नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी से रिलेटेड चीजें मैंने बता दी। कल वाला जो लेक्चर है या जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। चलो गुड लक, बढ़िया पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा कीजिए, फंडे बनाते रहिए।